चलिए भाई, बैंकिंग सर्विसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया। बैंक के अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे सर्विसेज बैंक देती है, ई बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं कस्टमर को, बैंक को, और कैसे हम ई बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने बैंकिंग के टॉपिक में पढ़ ली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सेकेंड सर्विस के तरफ, जो कि है इंश्योरेंस सर्विसेज, राइट। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के इंश्योरेंस मिलते हैं हमें मार्केट में, एश्योरेंस और इंश्योरेंस एक टर्म होता है, वो क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर। आज का मेरा टारगेट है कि इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और इंश्योरेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोग को समझ में आ जाए इस लेक्चर में। बस आज का हमारा इतना ही एजेंडा है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, इंश्योरेंस होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, अरे पापा ने दादाजी का इंश्योरेंस लिया, खुद का इंश्योरेंस लिया, हो सकता है आपका भी इंश्योरेंस लिया हो, या फिर बहुत सारी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, कभी उन्हें अपने शॉप का भी इंश्योरेंस करा लिया हो, बहुत सारी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। बट ये इंश्योरेंस होता क्या है भाई, अभी तक वो समझ नहीं आया। अब आज मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस एक्चुअली में होता क्या है। एक आसान शब्दों में समझो भाई, एक छोकरा है, उसको अपने स्कूल की एक छोकरी पसंद आ गई, बट अब हिम्मत नहीं हो रही थी उसको बोलने की भाई कि कैसे अपने दिल की बात सामने वाली बंदी को कहे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसका एक जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, उसने भाई तू जा, कुछ होगा तो मैं हूं ना तेरे लिए, पीछे खड़ा हूं, मैं संभाल लूंगा, राइट। अब ये हिम्मत करके उसने जाके अपने दिल की बात कह डाली। अब भाई जब पिटाई होगी तो क्या होगा, तो क्या ये बेस्ट फ्रेंड बचाने आएगा? अब भाई बोला है, इंश्योरेंस दिया है ना, तो बचाने तो आना ही पड़ेगा, राइट। बस ऐसे कुछ इंश्योरेंस की कहानी होती है कि इंश्योरेंस बहुत सारी तरीके होते हैं। कि बोला भाई आपका घर है, आप हमसे इंश्योरेंस ले लो, फायर इंश्योरेंस ले लो, अगर आपके घर में आग लगी ना तो जितना नुकसान होगा मैं भरूंगा, मैं सुलटाई करूंगा, राइट। ऐसी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अगर आप बीमार पड़े तो हम बैठे हैं, हम आपको सारा पैसा आपके बीमारी का देंगे। इस तरीके के बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और एक बार हम डेफिनेशन इंश्योरेंस की देख लेते हैं। चलो भाई, Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and is known as insurance policy. सब दिमाग के ऊपर से चले गया भाई, क्या इंश्योरेंस, क्या इंश्योर्ड, क्या इंश्योरर, क्या प्रीमियम। एक काम करते हैं कि डेफिनेशन पे हम वापस आएंगे, पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, राइट। टर्मिनोलॉजीज मतलब ये जो वर्ड आ रहे हैं, इंश्योरर, इंश्योरेंस, इंश्योर्ड, क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। तो भाई इंश्योरर क्या होता है, पढ़ो यहाँ पर। इंश्योरर इज द इंडिविजुअल और फर्म known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured। तो भाई जो बेस्ट फ्रेंड पीछे खड़ा था ना, जिसने बोला था भाई तू जा, मैं खड़ा हूं ना तेरे लिए, वो हो गया इंश्योरर। कि जो इंश्योरेंस दे रहा है आपको कि भाई कुछ हुआ तो मैं हूं, तो वो हो गया इंश्योरर। अब इंश्योर्ड कौन हो गया? इंश्योर्ड हो गया वो बंदा जो गया था, मतलब जिसने खरीदी पॉलिसी, कि भाई जिसने हिम्मत करी, पॉलिसी खरीदी, पैसे दिए, वो हो गया इंश्योरर। कि भाई ये मकान मेरा है, मैं इसकी पॉलिसी ले रहा हूं, अगर आग लगी तो आप मुझे पैसा दोगे। तो जिसका मकान है ना वो हो गया इंश्योर्ड, ठीक है। तो इंश्योरर कौन हुआ? इंश्योरर हुआ जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, गारंटी दे रही है कंपेंसेट करने की, ठीक है। और इंश्योर्ड कौन हुआ? जिसने पॉलिसी खरीदी है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या होता है? देखो भाई, अब समझो, अब उस बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि भाई देख, अगर ये तुझे मारने आया इसका भाई तो मैं बचा लूंगा, बट अगर ये तेरे घर पे आ गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? कि अगर ये तेरे भाई तेरे को मारने आए इसके भाई, तो मैं तुझे बचा लूंगा, पर अगर तेरे घर पे आए तो मैं रोक तो नहीं पाऊंगा भाई। तो उसने क्या कहा? हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या होता है? अगर भाई मारने आए, उस लड़की के भाई मारने आए, तो ये हो गया हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो भाई इंश्योरर आएगा, बचाएगा। बट अगर उसके भाई या उस लड़की के माता पिता उनके घर पहुंच गए उस लड़के के, तो क्या ये बचाने आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि हैपनिंग ऑफ द इवेंट नहीं था। उसने पहले ही बोल दिया था भाई कि मैं इसी टाइम पे आऊंगा, इसके अलावा मैं नहीं आऊंगा। ऐसे ही अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है अपने घर का, कि भाई आग लग गई तो आपको पैसा मिल जाएगा, और आप भूकंप आया और आपका घर गिर गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी? नहीं देगी।
करेक्ट। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट मतलब किस इवेंट के लिए ये अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम पैसा देंगे उसी इवेंट में। उसके अलावा आपको नुकसान होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो हम लायबल नहीं है आपको कंपेंसेट करने के। क्लियर है। प्रीमियम क्या होता है? अब भाई फ्री में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर नहीं करेगी ना, वो आपसे कुछ चार्ज करेगी। भाई दोस्तों ने दोस्ती के नाते बोल दिया आपको, बट इंश्योरेंस कंपनी दोस्ती पे तो नहीं चल सकती। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसे लेती है। अब पैसे कैसे लेती है? हो सकता है हर महीने आपसे छोटा अमाउंट लेती हो सकता है आपने बोला मैं क्वार्टरली पेमेंट करूंगा, आपने बोला कि मैं पूरे साल का एक बार में पेमेंट कर दूंगा अगले 10 साल तक, जब तक आपको पॉलिसी एक्सटेंड करनी है तो आपकी रिन्यू होते जाएगी। ठीक है। तो प्रीमियम इज द अमाउंट जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। क्लियर है। तो ये 4 टर्म आ गए। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया मतलब आप, तीसरा हो गया हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट मतलब जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया गया है कि भाई ऐसी सिचुएशन हो गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट करूंगा या करूंगी। प्रीमियम मतलब जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हो कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इस चीज के लिए ये पैसा आपने उनको दिया। करेक्ट। चलिए अब डेफिनेशन की तरफ फिर से आते हैं। अब आपको शायद डेफिनेशन समझ में आएगी। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, किसके बीच में? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योर्ड मतलब मैंने या जिसने भी इंश्योरेंस लिया है। इन विच इंश्योरर अग्रीज टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस मतलब कि जो भी आपको नुकसान हुआ है ना उसको हम गुड कर देंगे। जो आपका नुकसान क्या होता है? बैड होता है ना, तो उस बैड नुकसान को हम क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। गुड कैसे करेंगे? कि आपको जितना नुकसान हुआ है आपको उतने पैसे दे देंगे या फिर वो चीज़ आपको नई ला के दे देंगे। तो आपका जो लॉस था, बैड लॉस था, वो हो गया गुड। तो क्या कह रहे हैं? एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। लॉस भी कभी गुड होता है क्या? नहीं। बट लॉस गुड कब होता है? जब नुकसान हो जाए और सामने वाला बोले लो भाई आपका जितना नुकसान हुआ हमने उतने पैसे आपको दे दिए। तो क्या करती है इंश्योरर कंपनी? टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट तो हम समझ गए। इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। तो एक सेंटेंस में आपके चारों टर्मिनोलॉजीज आ गई। तो ये इसको अच्छे से रट्टा मार लो कि आ जाए व्हाट इज इंश्योरेंस सर्विसेज तो एज इट इज लिख दो और चारों जो टर्मिनोलॉजीज है ना उसको अंडरलाइन करके आना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई अब अगर दोस्त ने अगर उसके भाई मारने और देखा तो सामने से 10 लोग हैं और यहाँ तो 2 ही लोग खड़े हो तुम लोग, तो दोस्त तो भाग भी गया, अगर पीछे से पीछे आपको पता ही नहीं पड़ा तो क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं था भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको बोला कि भाई लाओ 10 लाख रुपए, आपका घर 1 करोड़ का घर है, कभी भी कुछ हुआ पूरे जीवन काल में हम बैठे हैं आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, और आपने रिटर्न में कुछ नहीं किया और पैसे दे दिए और वो भाग गई कंपनी, क्या कर लोगे? तो ये सारे एग्रीमेंट कैसे होते हैं? रिटर्न में होते हैं। एंड उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हम? इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। और यही रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो आपको मिलता है, मतलब आप पैसे देते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है। क्लियर है। तो कुल मिला के क्या कहा? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। लॉस को क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। रेगुलर मतलब हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल, जैसा भी आपने सुटेबल आपको लगता हो, जैसे भी आपकी डिमांड हो, आप वैसे इंश्योरेंस कंपनी से बोल सकते हो। W.A. डिंसाले, इनने भी एक छोटी सी डेफिनेशन दी, एक बार रीड कर लेते हैं आपकी। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल टू एन इंश्योरर हु एग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड द प्रीमियम टू अज्यूम टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। इनने और थोड़ी सी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी। वैसे चीज़ें वही हैं, आई होप एक सेंटेंस में आपको इंश्योरेंस की भाषा में समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज़ लिखी है देखिए थर्ड लाइन में देखना, टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट। ये वर्ड थोड़ा सा नया है। टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट क्या होता है? अब भाई आपका मकान है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, पर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है सिर्फ 50 लाख रुपए तक की। मतलब क्या कहा कि आपने कहा कि भैया आपने सोचा कि भाई मकान कभी पूरा तो जलेगा नहीं, कुछ तो बचेगा ही ना, कि मान लो आपका 1 करोड़ का भी नुकसान हुआ तो भी कंपनी आपको 50 लाख ही पे करेगी। आपने सिर्फ 10 लाख की पॉलिसी ली,
राइट। 1 करोड़ का मकान था और सिर्फ 10 लाख की पॉलिसी ली तो कम, और नुकसान कितने का हो गया 50 लाख का, तो 40 लाख का खुद को भरना पड़ेगा, कंपनी कितना भरेगी सिर्फ 10 लाख का। तो ये जो पॉलिसी होती है ना इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें सब लिखा रहता है, कितने टाइम तक के लिए हम आपको इंश्योरेंस देंगे, कितना प्रीमियम हमको भरना पड़ेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में रेगुलरली आपको भरना पड़ेगा, और कितना कंपेंसेट हम करेंगे, और हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ये सारे जितने भी टर्म्स कंडीशन रहते हैं ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखे रहते हैं रिटर्न में, करेक्ट, जो आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, राइट। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने 1 करोड़ का मकान जला 1 करोड़ पूरे कंपनी दे देगी, उतने ही देगी, 1 करोड़ भी दे सकती है, बट इंश्योरेंस पॉलिसी में उतना अमाउंट लिखा होना चाहिए। तो भाई आई होप इंश्योरेंस के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतनी देर से हम घर जलने की बात कर रहे थे, वो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, समझ लो, बहुत ही आसान है भाई। यहाँ पर है एक बंदा जो है इंश्योर्ड, ठीक है, वो रही इंश्योरेंस कंपनी जो कि है इंश्योरर। तो इंश्योर्ड ने इंश्योरर को क्या दिया, पैसे, ठीक है। अगर हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या है, बीच में क्या हो गया, घर जल गया, हैपनिंग ऑफ द इवेंट है कि घर जल गया, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वापस वो बंदे को जो इंश्योर्ड है उसको क्या दे देगी, पैसे दे देगी। तो यहाँ से प्रीमियम दिया, यहाँ से कंपेंसेट किया, और बीच में हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या था, घर जलना। इस साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है आपके, इंश्योर्ड, और राइट साइड है इंश्योरर। क्लियर है, इतनी सी इसकी कहानी है। आई होप आपको इंश्योरेंस की कहानी समझ में आ गई होगी। अब भाई इंश्योरेंस, भाई आपको क्या लगता है इतनी आसानी से सारी चीज़ें चल जाती हैं? नहीं, इतनी आसानी से नहीं चलती भाई। काफ़ी टाइम बहुत सारे विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कि आपने बोला आप कंपेंसेट करोगे पर आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो ये हर जगह मान्य है, जी हाँ, ये सब लोग को मानने पड़ते हैं, हर कंपनी मानती है ये प्रिंसिपल्स के बारे में, और ये प्रिंसिपल्स डीम्ड है कि भाई आपके अगर एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा है तो ये डीम्ड प्रिंसिपल है, ये आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। कितने प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रिंसिपल हैं। ये सातों प्रिंसिपल आज हमारा टारगेट है, आज हम इसको फटाक से फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि आपका नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा, आपकी जवाबदारी बनती है कि उसको सारी चीज़ें पहले से ही बता दो। सारी चीज़ें मतलब कोई ऐसा मटेरियल चीज़, ज़रूरी बात जो उसको पता होनी चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपको है हार्ट की प्रॉब्लम, और आपने क्या ली है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। बाद में अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और आपका ऑपरेशन होना पड़ा, आपका नहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑपरेशन की नौबत आ गई और उसमें लग रहे हैं 15 लाख रुपए। अब जैसे ही पता पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसने तहकीकात करी, और तहकीकात में पता पड़ा कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, हार्ट की प्रॉब्लम, पर आपने डिस्क्लोज नहीं की, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर देगी कि हम कंपेंसेट करने के लिए लायबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, तोड़ा है, करेक्ट। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि आपको कोई भी ज़रूरी जानकारी उस इंश्योरेंस से रिलेटेड सामने वाली कंपनी को देनी ही चाहिए, और वो आपके जो भी आपका वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें लिखा रहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा रहता है, करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, अटमोस्ट गुड फेथ, आपको सारी मटेरियल जानकारी, जरूरी जानकारी कंपनी को देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, भाई बेस्ट फ्रेंड है, अब भाई वो बंदे ने बताया नहीं कि उस लड़की के भाइयों से इसकी दुश्मनी चल रही है, और बेस्ट फ्रेंड को बताया नहीं, और भाई बेस्ट फ्रेंड को लगा कि भाई कुछ नहीं जाएगा, बोलेगा मना कर देगी तो कोई बात नहीं, बेस्ट उसके भाई क्यों आएंगे मारने। अब जब उसको पता पड़ा कि इसकी तो जाती दुश्मनी है भाई उसके भाइयों से, तो बेस्ट फ्रेंड बोलेगा भाई मैं क्या करूं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सारी मटेरियल जानकारी पहले ही डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्लियर है, चलो भाई ये एक बार यहीं पर पॉज करके रीड कर लेना, जो मैंने बताया वही सब लिखा है, राइट। अब देखो बस लास्ट लाइन पढ़ लो, फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट by the insured makes the contract of insurance voidable at the discretion of the insurer। voidable मतलब क्या होता है, खल्लास, खल्लास मतलब खत्म, कि भाई आपकी जो पॉलिसी है ना वो खत्म, यहीं पर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो खत्म, क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल को ब्रीच किया है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब आपने हमें सारी जानकारी नहीं बताई,
ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंश्योरेंस, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात मान ले कि इस मजबूरी कारण आप नहीं बता पाई या धोखा हो गया, तो हो सकता है वो मान ले, बट ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है उसको मानना है या नहीं मानना है, राइट। सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब समझो। इंडेमनिटी मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। हमने एक टर्म पढ़ा था ना पहले कि जो नुकसान हुआ है वो बैड है, हम उसको क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। अब भाई मेरे को क्या किया, मैंने अपना एक गोडाउन है, गोडाउन में इतना माल भरा रहता है और मैंने क्या किया, उस गोडाउन का इंश्योरेंस ले लिया। अब मैंने क्या किया, रातों रात उस गोडाउन में नकली माल, बेकार माल, खराब माल भर दिया और गोडाउन में आग लगा दी। मैंने बोला दूसरे दिन इंश्योरेंस कंपनी आएगी और मैं रोते रोते पहुंच जाऊंगा कि आग लग गई, आग लग गई, लाओ मेरे पैसे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी से कमा नहीं सकते हो, बस आप क्या कर सकते हो, आप अपने लॉस का कंपेंसेशन कर सकते हो। बाय चांस अगर इंश्योरेंस कंपनी ने तहकीकात करी, ठीक है, और आपने बोला कि 50 लाख का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी की तहकीकात में निकला ये यार ये जो माल अंदर रखा था वो तो पहले ही सड़ा हुआ माल था, आपने उसका इंश्योरेंस का जो भी माल है हम वो सिर्फ 5 लाख का हो रहा है और आप बोल रहे 50 लाख का मेरा ताज़ा माल था, क्योंकि आपने तो रात रात बदल दिया था। इंश्योरेंस कंपनी की तहकीकात में आया कि नहीं, सड़ा माल था और इसमें आग लगी तो हम सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे, राइट। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि हम आपका सिर्फ जो लॉस है ना वो लॉस को गुड करेंगे, आपको प्रॉफिट बना के नहीं देंगे कि भाई 5 लाख का लॉस हुआ और आपने 50 लाख क्लेम कर लिए कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ, हाय 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 मेरे को 50 लाख रुपए दो। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की टीम आती है, पूरी तहकीकात करती है, पूरे चेकिंग करती है कि कितना लॉस हुआ, कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं। वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर है? कहने का मतलब आप कंपनी से, इंश्योर्ड कंपनी से, इंश्योरर से पैसे नहीं कमा सकते, आप सिर्फ अपने लॉस को ही गुड कर सकते हो, उससे अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी ले नहीं सकते। क्लियर है? अब ये आखिरी एक लाइन पढ़ लो भाई। अब सारे प्रिंसिपल हर पॉलिसी में काम नहीं आते, राइट। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पढ़ते हैं। The principle, last paragraph, second paragraph, the principle of indemnity is not applicable on life insurance policy because one cannot estimate the loss due to the death of person। कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि भाई किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया आपने, अगर वो व्यक्ति चले जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होगा, तो कंपनी चेक नहीं कर सकती या फिर कंपनी कैलकुलेट नहीं कर सकती कि कितना नुकसान हुआ उस व्यक्ति के जाने से, राइट। तो वो तो जितना इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है उसका पूरा की पूरा अमाउंट आपको देना पड़ेगा कि भाई 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख पूरे कंपनी आपको देगी, राइट। बट ऐसा बाकी केसेस में नहीं चलता। बाकी केसेस में जैसे 50 लाख की पॉलिसी है, नुकसान सिर्फ 10 लाख का है तो 10 लाख ही मिलेंगे, 50 लाख नहीं मिलेंगे, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना नुकसान हुआ है उतने ही पैसे मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरे 50 लाख कंपनी आपको देगी। क्लियर है? क्योंकि उस केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लॉस कितना हुआ है, हम मानते कि भाई 50 लाख का लॉस आपको हुआ है जितने की आपने पॉलिसी ली है। क्लियर है? तो पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, पूरा फेथ रखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि लॉस जितना हुआ है उतना ही हम आपको कंपेंसेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें हम क्योंकि जज नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं सकते कितना लॉस हुआ है, तो जितने की पॉलिसी है 50 लाख की पॉलिसी है तो आपको 50 लाख का कंपेंसेशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये बहुत ही मजेदार है भाई, ये सुन के ना आपको भी हंसी आएगी। देखो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर तो छोटा सा है भाई, है। अब मेरे जो पड़ोसी है ना उनका घर बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान बंगला बना रखा है, और मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने बोला भाई ये जो बंगला है ना मुझे इसके इंश्योरेंस चाहिए। तो मैंने अपने पड़ोसी के बंगले का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है भाई, कंपनी ने मेरे को इंश्योरेंस दे दिया, मैं हर महीने प्रीमियम भरूँ, 1 साल तक भरा ताकि किसी को शक ना हो। और 1 साल बाद मैंने धीरे से उस घर में आग लगा दी, आग लग गई भाई, हाय हाय मच गई, और मैं पहुंच गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कि लो भाई ये रहे मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी, अब मुझे पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है एक बात बताइए, क्या ये मकान आपका था? बोलते नहीं, मैंने पर इंश्योरेंस पॉलिसी तो ली है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी नहीं, जब तक आपका उस मकान में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मतलब हुआ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का?
अलग अलग पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से होता है। अब हम नीचे समझ लेंगे क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। इतना सा मतलब आप समझ लीजिए कि उस कंपनी में उस मकान में जिसको भी आप किसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, सिर्फ मकान नहीं किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो आपकी चीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, या फिर उस घर के कागजात आपके पास होने चाहिए। कुछ तो आपके पास होना चाहिए कि भाई किसी ने गिरवी रख दिया, ये रहे कागजात, अब मुझे इसका इंश्योरेंस कराना है, तो भाई आपके पास कुछ तो होना चाहिए उसका, उस पर्टिकुलर गुड्स में या फिर उस व्यक्ति में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस चीज़ में कैसा होता है वो हम पढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस का केस है पहला। 2 पॉइंट है। फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्या कहा कि पहला क्या कहा कि आपका या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। मैंने जैसा कहा कि भाई मकान है, मकान या तो आप मकान के ओनर हो तो आपने इंश्योरेंस ले लिया तो ठीक है भाई, या फिर मैंने अपना मकान किसी से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और मकान को अपने घर के कागजात गिरवी रख दिए, तो बैंक फॉर अ सेफर साइड उसने इंश्योरेंस ले लिया कि भाई मकान का आग वाग लग गई तो उसका इंश्योरेंस बैंक ने ले रखा था। ठीक है, तो बैंक इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट बैंक के पास है, क्योंकि उसके पास क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि भाई मकान जल गया और इसने पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ जाऊँगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो आपके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर आपके पास ओनरशिप होना चाहिए। किस केस में, फायर इंश्योरेंस के केस में। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक को क्या किया था, कागज दिए थे, बैंक ने ले ली पॉलिसी 1 साल की, ठीक है, मैंने 6 महीने में ही बैंक को अपना सारा लोन चुकता करके अपने कागजात ले लिए। क्या कहा, मैंने 6 महीने में ही बैंक को अपना लोन रीपे कर दिया और उनसे अपने घर के कागज ले लिया। पॉलिसी तो 1 साल की थी घर की। अब मान लो 8वें महीने में मेरे घर में आग लग गई, तो क्या बैंक अगर जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने की, ये लो भाई हमने पॉलिसी ली थी, ये घर में तो आग लग गई, पर अब तो कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट बचा ही नहीं बैंक का, तो क्या बैंक को पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते टाइम भी होना चाहिए और वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट, आग लगते टाइम भी होना चाहिए। क्लियर है। 2 पॉइंट हमने पढ़े किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, किसके, फायर इंश्योरेंस के, कि भाई पहला आपका या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, पॉलिसी लेते टाइम भी होनी चाहिए और हैपनिंग ऑफ द इवेंट मतलब आग लगने के टाइम भी, दोनों टाइम होना चाहिए। ठीक है, इनमें से एक भी मिसिंग है तो आपकी जो पॉलिसी है वो वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, अब हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लाइफ इंश्योरेंस केस में कैसा होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड। क्या कहा, आपने अगर पॉलिसी ली, राइट, तो आपका जिसके लिए पॉलिसी ले रहे हो, या तो आप अपने फादर के लिए लोगे या अपने ग्रैंड फादर के लिए लोगे, ग्रैंड मदर के लिए लोगे, तो उनका आपसे रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपने दोस्त के लिए पॉलिसी ले ली, दोस्त खत्म हो गया और आपने बोला लो भाई, वरना ऐसे तो कोई भी किसी की भी पॉलिसी लेगा और सुपारी दे के खत्म करवाया, लो भाई हमारे पैसे दो, ये तो नया धंधा चालू हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप पॉलिसी सिर्फ इनकी ले सकते हो जिससे आपका रिलेशन है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इंटरेस्ट कब होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति ने, अपनी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया। क्लियर है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया, पॉलिसी ली, बट बाद में उनका क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। अब जब भी वाइफ मरेगी तो क्या वो क्लेम कर सकता है, हस्बैंड कर सकता है, क्योंकि जब पॉलिसी ली थी, जब उसने प्रीमियम भर दिया था, तब दोनों का रिलेशन था। तो यहाँ पर एक ही टाइम होना चाहिए, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब अगर आपका उनसे रिलेशन है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, जब हैपनिंग ऑफ द इवेंट में नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलो भाई, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराना मत। फायर इंश्योरेंस मतलब इतना समझ लो कि आग लग गई तो सामने वाली कंपेंसेट करेगी। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी व्यक्ति के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया और वो व्यक्ति खत्म हो जाता है तो हमें उसका क्लेम मिल जाएगा, पूरा सेटलमेंट मिलेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। अब थर्ड है मेरीन एंड अदर इंश्योरेंस। मरीन मतलब क्या होता है, मरीन मतलब होता है ओशियन, है ना। तो ओशियन में हम थ्रू जो भी कार्गो में हम जो सामान, यहाँ फॉर एग्जांपल हमने मान के चलो दुबई से कोई सामान मंगवाया तो वो शिप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो दुबई से जो सामान शिप के थ्रू आ रहा है, हमने अपने सामान का इंश्योरेंस करा लिया, क्योंकि भाई इतना रिस्की होता है ना, कभी भी हो सकता है वो शिप डूब जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो आपने उस चीज़ का इंश्योरेंस ले लिया।
तो मरीन के केस में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो भाई पॉलिसी के टाइम आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं ये कोई मतलब नहीं है, बट जब लॉस हुआ तब आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है भाई। तो हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझ लिया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने एक ही घर के लिए 5 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। क्या कहा कि घर की वैल्यू कितनी है, घर सिर्फ है 50 लाख रुपए का, और उसने ले ली 20-20 लाख की 5 पॉलिसी। तो सोचा घर में अगर आग लग गई, घर तहस नहस हो गया तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उसने ये सोचा, बट भाई उसको पता ही नहीं था कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 अलग अलग कंपनी से एक ही घर का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, और आपके घर की वैल्यू है 50 लाख और आपने ले लिया 1 करोड़ का इंश्योरेंस। तो अगर आपका घर में आग लग जाती है और पूरे 50 लाख का भी नुकसान हो जाता है ना, पूरे 50 लाख का भी नुकसान हो जाता है, तो पांचों कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। कितने, क्यों नहीं देगी? पैसे तो देगी पर पूरे 1 करोड़ रुपए आपको नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल किसी से 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, किसी से 20 लाख का लिया, किसी से 30 लाख का लिया, ऐसा करके आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। तो जब आग लग गई, हैपनिंग ऑफ द इवेंट हुआ, तो तहकीकात हुई तो पता पड़ा कि भाई इस बंदे ने तो 5 लोगों से इंश्योरेंस करवा रखा है। तो हमने एक वो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब टू मेक गुड द लॉस, कि भाई आप अपने लॉस से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही है। तो अगर ये कमाने की कोशिश कर रहा है, 50 लाख 1 करोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपने 5 अलग अलग पॉलिसी ले रखी है और 50 लाख का नुकसान आपको हुआ है, तो बाकी सारे लोग, जितनी भी 5 कंपनियां हैं ना, वो अपने अपने रेशियो में उस जगह का कंपेंसेशन, उस लॉस को कंपेंसेट करेंगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसको फटाक से पॉज करके एक बार रीड कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख विथ इंश्योरर ए एंड फॉर 50,000 विथ इंश्योरर बी। क्या कहा कि एक बंदे ने, भाई एक व्यक्ति ने अपने घर का इंश्योरेंस लिया, ए से लिया 1 लाख का और बी से लिया 50,000 का। A loss of 75,000 occurred, then A is liable to pay 50,000 and B is liable to pay 25,000। क्या कहा कि भाई उसने टोटल कितने का इंश्योरेंस ले लिया? उसने टोटल ले लिया 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 1 लाख का ए से लिया, 50,000 का बी से लिया। अब नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 75,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो क्या होगा, ए क्या 75 देगा और बी 50 देगा, ऐसा होगा? तो ये तो 1,25,000 होगा, मतलब उसको कितने 50,000 एक्स्ट्रा मिल गए। पर ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के खिलाफ है। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, अ लॉस ऑफ 75,000 जो हुआ है ना, तो ये दोनों ए और बी आपस में अपने अपने रेशियो में देंगे। अब रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, देखो नीचे एग्जांपल दिया, एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। सम assured with a particular insurer into actual loss upon total sum insured। क्या कहा कि भाई ए ने कितना इंश्योर्ड किया था? 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 75,000 का, डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योर्ड। टोटल इंश्योर्ड मतलब दोनों ने, ए और बी का मिला के कितना इंश्योर हुआ था? 1.5 लाख रुपए। तो उससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 50,000। और ऐसे ही सेम फॉर्मूले से अगर बी का कैलकुलेशन करोगे तो होगा 25,000। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काम करता है कि भाई अगर आपने अलग अलग कंपनी से 5 पॉलिसी ले ली है, तो पांचों कंपनी आपको पूरा पूरा कंपेंसेट नहीं करेगी, पांचों कंपनी अपने अपने रेशियो में आपको कंपेंसेट करेगी। क्लियर है? क्लियर है भाई। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्या कहता है? According to this principle, after paying the compensation, the insurer steps in the shoes of insured। इसका मतलब क्या होता है समझो। एक बात बताओ, आपका नुकसान कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख का सामान जल गया। अब भाई जले हुए में सामान में भी कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो कबाड़ होगा, या तो लोहा है जल के खत्म हो गया, भाई लोहा भी भंगार में बेचोगे तो बिक तो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, मतलब 1 लाख का सामान जल गया। 1 लाख का नुकसान हुआ मतलब 1 लाख का सामान जल गया। ठीक है,
तो जो कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो इंश्योरर था, अब वो उस सामान का 1 लाख के सामान का मालिक हो जाएगा अगर वो आपको 1 लाख रुपए देता है तो। क्यों? मान के चलो वो 1 लाख का सामान जो जल गया उसमें से 5,000 रुपए का जो सामान है वो भंगार में बिक गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख नहीं देगी, आपको सिर्फ 95,000 95,000 रुपीज ही देगी। समझ में आया मेरा बात? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज की मालिक हो गई है जिसके लिए उसने आपको कंपेंसेट किया है। सही बात है ना भाई, आपको आपके सामान में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख रुपए आपको दे दिए। अब आपने क्या किया, आप तो बड़े चालू निकले, बनिया बुद्धि के, आपने वो जो कबाड़ था वो बेच दिया और 10,000 रुपये और कमा के निकल लिया। आपने बोला 1 लाख का सामान जला, 1,10,000 मिल गए, तो ऐसा नहीं होगा। अब उस जो आपने सामान बेचा, भंगार बेचा, उसका मालिक कौन हो गया? इंश्योरेंस कंपनी उसकी मालिक हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो करना चाहे, बेचना चाहे बेचे, फेंकना चाहे फेंके, जो करना चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके लिए छोड़ना चाहे तो वो आपके लिए भी छोड़ सकती है, बट पहला हक किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि भाई अगर कहीं आग लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, जो बचा कुचा माल है ना, वो उस इंश्योरेंस कंपनी उस आइटम का मालिक हो जाती है। मालिकाना अधिकार इंश्योरेंस कंपनी का होता है, फिर वो जो करना चाहे उस आइटम से वो कर सकती है। ठीक है, नीचे जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है वो एग्जाम्पल दिया है, इसको भी यहाँ पर पॉज करके एक बार रीड कर लेना। रीड करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो बोला है ना वो सारी चीज़ें इसमें एज इट इज लिखी हुई हैं। एक बार रीड कर लोगे तो आपको क्या सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करना है एग्जाम में वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बस चाह रहा हूँ आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट ना हो, आप फटाफट ये चीज़ें पढ़ लो और टाइम ज़्यादा यूटिलाइज क्या करो सेल्फ स्टडी में और क्वेश्चन आंसर में। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। क्या कहा? इसका मतलब क्या होता है? कॉजा मतलब समझ लो कॉज, कॉज मतलब कारण। ठीक है, आपके जलने का कारण क्या है? घर के, या फिर इंश्योरेंस जिस चीज के लिए लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज कही थी, एक बार पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा कि भाई यहां पर आपका जो कारण होना चाहिए, कारण मतलब जो रीजन होना चाहिए लॉस का, वो वही होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, आपने दुबई से बढ़िया सा एक मोबाइल फोन्स का कंसाइनमेंट मंगवाया इंडिया में बेचने के लिए। ठीक है, अब आपने दुबई से जो कंसाइनमेंट मंगवाया, मान के चलो वो कंसाइनमेंट में आग लग गई, कोई फोन ब्लास्ट हो गया। ठीक है, आपके फोन में ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, आपका नुकसान हो गया। क्या आपको आपने क्या ले रखा था? मैरीन इंश्योरेंस। क्या ले रखा था? मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या अभी मैरीन इंश्योरेंस और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या मैरीन इंश्योरेंस की आपकी जो पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें लिखा हुआ था कि मैरीन मतलब, अगर यहाँ पर देखो मैरीन इंश्योरेंस या एग्जाम्पल में देखो, मैरीन इंश्योरेंस कब होता है कि भाई सी पैरल्स या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि भाई वो शिप डूब गई या फिर पानी के कारण वो उसमें नुकसान हो गया, तो ही मैरीन इंश्योरेंस कंपेंसेट करेगी। बट आपके माल में चिंगारी लगी, ब्लास्ट हो गया या फिर फॉल्ट हो गया और आग लग गई, तो क्या कंपेंसेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मैंने घर का एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो घर है आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा था, ये ठीक है। अब भाई फायर इंश्योरेंस में अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस आपको कंपेंसेट करेगी। बट भूकंप आया, आपका घर गिर गया, आपको नुकसान हो गया, तो क्या फायर इंश्योरेंस वाले कंपेंसेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यार रीजन जो था ना आपके नुकसान का, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, वो यहीं पर है। ठीक है, तो कॉजा प्रॉक्सिमा क्या कहता है कि जो आपकी पॉलिसी में लिखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है, अगर वही रीजन से आपका नुकसान हुआ है तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। और रीजन दूसरा है नुकसान का, भले ही सब्जेक्ट मैटर वही है, घर का ही नुकसान हुआ है, बट रीजन क्या है? भूकंप रीजन है, बाढ़ का रीजन है, तो हम कंपेंसेट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्लियर है। एक और प्रिंसिपल है, क्या है भाई? मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, अगला प्रिंसिपल क्या है? मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब भाई ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आपने तो ले लिया फायर इंश्योरेंस अपने मकान का, ठीक है, अब लग गई मकान में आग। ठीक है, आपने बोला अरे भाई पानी मत डालो, पानी मत डालो, इंश्योरेंस है मेरे पास, क्या करना है, जल जान दो। अब जल ही गया है तो अच्छे से ही जल जान दो, पूरा कंपेंसेशन मिलना चाहिए मेरे को। और ये गलती से पता पड़ गई बात किसको? इंश्योरेंस कंपनी को।
हो सकता है वो आपको कंपेंसेशन पूरा ना दे। क्यों? क्योंकि मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, 7वां ये प्रिंसिपल है मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये कहता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर की, जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है, उसकी टेक केयर ऐसे करनी है जैसे वो आपका खुद का ही हो। मतलब आपने इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने खुद नहीं आग लगा दी, ठीक है। आपको उसी तरीके से आग लगानी है कि मान लो इंश्योरेंस नहीं होता तो भी आप वही एक्शंस लेते, वही टेक केयर करते जैसे इंश्योरेंस लेने के बाद है। फॉर एग्जांपल आग लग गई तो आपने फायर ब्रिगेड को फटाक से कॉल की कि भाई आग लग गई, बुझाने आ जाओ। आपने सोचा लगने दो, बाद में फायर इंश्योरेंस को 2 घंटे बाद कॉल किया जब पूरा घर जल गया था। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है अपना क्लेम आपको ना सेटल करे। क्यों? क्योंकि मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, जिसमें कंपनी कहती है कि आपका जो नुकसान हुआ है ना, मतलब आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका टेक केयर आपको अच्छे से करना है। जैसा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी होती तो भी आप करते, उतना ही टेक केयर आपको अभी भी करना है। क्लियर है? तो ये 7 प्रिंसिपल हैं, एक बार फटाक से आप अपनी बुक में रीड कर लेना, बहुत आसान है। अटमोस्ट गुड फेथ कि भाई सारी चीज़ें आपको सामने वाले को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कोई भी मटेरियल फैक्ट उनसे छिपाओगे तो बाद में वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, सामने वाली कंपनी मना कर सकती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि भाई आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, कि ऐसा नहीं आपने पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस ले लिया, अपने दोस्त का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से होता है, और इंश्योरेंस लेते टाइम अलग होता है, और इंश्योरेंस पॉलिसी जब वो इवेंट हुआ है हैपनिंग वो अलग होता है। तो तीनों का हमने बात कर ली थी, फायर की बात कर ली थी, लाइफ की बात कर ली थी, मैरीन की बात कर ली थी। इंडेमनिटी का मतलब टू मेक गुड द लॉस, जितना लॉस हुआ है उतना ही हम आपको नुकसान देंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं देंगे। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही मकान के 5 इंश्योरेंस ले रखे तो सारे अपने अपने रेशियो में कंट्रीब्यूट करके आपको नुकसान का भरपाई करेंगे। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, तो भाई सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सामान जल गया तो उसका अधिकार किसके पास चले जाएगा, वो जले हुए वेस्ट सामान का वो चले जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो उसके अधिकार रखेंगे, ठीक है। अब उनको जो करना है उस जले हुए आइटम का या फिर वो जो नुकसान हो गया है आपका वो उन कर सकते हैं। फिर क्या है, कॉजा प्रॉक्सिमा, कि भाई रीजन, कॉज, कारण वही होना चाहिए जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है, उसके अलावा कोई भी कॉज हो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। आग लगने का कॉज है तभी आप क्लेम करेगी, बाढ़ आने से क्लेम आपको सेटल नहीं होगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब जैसा आपका खुद का घर है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं होता उसके पहले अगर आप जैसे मेंटेन करते, जैसे उसकी टेक केयर करते, वैसे ही आपको इंश्योरेंस के बाद भी करना पड़ेगा, ऐसा मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल कहता है। क्लियर है? चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस क्या होता है। चलिए, गुड बाय।